औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 का लेक्चर 22 करेंगे, जिसमें आज हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर के अबाउट पढ़ना है। सॉफ्टवेयर और उसके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अबाउट पढ़ना है। सबसे पहले तो आर्किटेक्चर होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें बिल्डिंग में बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन, कंट्रैक्टर, प्लम्बर, इंटीरियर डिज़ाइनर और लैंडस्केपर के डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू चाहिए होते हैं जब आपने घर बनाना होता है, ठीक है। और आपका जो उनके आइडियाज़ हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप उनसे अपना घर जो है वो डिज़ाइन करवा रहे हैं और उन तमाम के ख़यालात अलग-अलग होते हैं, लेकिन वो एक ही सिस्टम के लिए होते हैं। ऐसे ही है ना कि अब वो घर में बिल्डिंग का तो नहीं ना नक्शा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर यही सेम चीज़ जो है हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या है, जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। जिसमें हम ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की डेफिनेशन ये है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमारे पास क्या है, basically establish the overall structure of a software system. The design processes for identifying the subsystem making up a soft system. कि छोटे छोटे हिस्सों को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। सब सिस्टम्स को जब हम जोड़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है, ठीक है। और उन छोटे छोटे सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए, उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाते हैं। अब जो हमारे पास द आउटपुट ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस है वो हमारे पास क्या होती है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिक्स्ट्रा का यहाँ पर देखते हैं, एडसर डिजिक्स्ट्रा यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि इसमें इन 1986-68 when Esther Dijkstra pointed out that it pays to be concerned with how क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर किस तरह से डिवाइड किया जाता है और उसको किस तरह से बनाया जाता है। अगर हम सही डिज़ाइन करेंगे तो ही हमारे पास रिज़ल्ट भी जो है वो सही आएगा। लिहाजा उसने क्या किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था और उसमें 4 लेयर्स रख दी थी सिस्टम की, ठीक है। उसने प्रोग्राम्स को लेयर्स में ग्रुप कर दिया था, बना दिया था। और पहले प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इन वन लेयर कुड ओनली कम्युनिकेट विद प्रोग्राम्स इन एडजॉइनिंग लेयर। ये आपने ना बस रीडिंग के लिए पढ़ना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो आ जाए, क्वेश्चन या शॉर्ट किसी अबाउट भी नहीं आता है। पार्नास प्रेस्ड दिस लाइन फॉर ऑब्जर्वेशन। जो आगे एग्जांपल्स ये जस्ट रीडिंग के लिए ही है कंसेप्ट। और डिजिस्ट्रा एंड पार्नास ने क्या कहा था कि स्ट्रक्चर ज़रूरी है और स्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है वो आप किस तरह से उठा सकते हैं जब आपका स्ट्रक्चर या आपका आर्किटेक्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बना हो। यहाँ पर डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर क्या है। आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं हमारे पास यहाँ पर। UML की है, ठीक है, IEE की है और उसके बाद शो एंड गार्डन की है। हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। इन सब में यही है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आर्किटेक्चर इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम है। और ये जो आर्किटेक्चर है ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोज हुआ होता है, डिवाइड हुआ होता है, जिसमें जो पार्ट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। Parts that interact through interfaces include classes, components, and subsystems. The software architecture of a program and computing system is the structure of the system, which comprise of different components of software components, the externally visible properties of the components, जिसमें हमारे पास components की external जो properties हैं वो show हो रही हैं। अब यहाँ पर external visible properties से क्या मुराद है कि वो हमारे पास कंपोनेंट्स जो हम महसूस करते हैं, जैसे कि किसी उसकी सर्विस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉल्ट हैंडलिंग क्या है, ठीक है। जब फॉल्ट आ जाए तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर्ड रिसोर्स यूसेज, ये हमारे पास एक्सटर्नल विजिबल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वो यहाँ पर क्या कही जा रही हैं कि जो IEE की ग्लोसरी है उसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है
The process of defining a collection of hardware and software components and their interfaces to establish the framework for the development of a computer system, कि वो प्रोसेस जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के को देखते हैं और उनके इंटरेक्शन को देखते हैं, ठीक है, जिससे वो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं। अब शॉ एंड गार्लैंड की डेफिनेशन क्या है कि आर्किटेक्चर हमारे पास कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स हैं जिसमें कंपोनेंट्स जो हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस, फिल्टर, लेयर्स, ठीक है, एक हायरार्किकल सिस्टम बन जाता है। अब हमारे पास क्या है कि जो इंटरेक्शन है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स में हो रही है उनका डिज़ाइन क्या होगा, सिंपल होगा और फेमिलियर होगा, ठीक है, जिसमें हम अपने प्रोसीजर्स को कॉल कर सकते हैं, हम अपने एक्सेस शेयर कर सकते हैं या हम अपना एक्सेस हासिल कर सकते हैं। But they can also be complex and semantically rich, such as server-client protocols, database accessing protocols, asynchronous event multicast, and pipe streams. सबका मतलब एक ही मकसद है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किस तरह से डिफाइन किया गया है सिस्टम का, वो क्या है कि आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटेशनल कंपोनेंट्स हैं और उनकी इंटरेक्शन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। द आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइंस दैट सिस्टम in terms of computational components and interaction among those components. Components कौन कौन से हो सकते हैं, या आपने components भी अच्छे से पढ़ लेने हैं और architecture जो components हैं वो भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। कि अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये different नहीं है, एक जैसे ही हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो components हैं वो आपस में किस तरह से interact करते हैं, that's it, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। Each of these definition of software architect through seemingly differently emphasize certain structural issues and corresponding ways to describe ज़रूरी है ये। उसके बाद why the architecture important, architecture क्यों important है। बैरी बोएम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्यों हमें सही तरह से अचीव नहीं होता, क्योंकि हमने उसका आर्किटेक्चर जो है वो सही तरह से नहीं बनाया होता, ठीक है। If a project has not achieved a system architecture, including its rationale, the project should not proceed to full-scale system development. Specifying the architecture as a deliverable enables its uses throughout the development and maintenance process. अब हमने आगे देखना है कि आर्किटेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। जब हम एक कम्युनिकेशन, जब हमने किसी सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करनी होती है, अभी हमने सिस्टम बनाया नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज पे, लेकिन हमने बनाना है तो हमने देखना है कि उनके जो लेवल्स हैं वो आपस में, अपने जो सिस्टम है वो आपस में किस तरह से उसके कंपोनेंट्स अपने कम्युनिकेशन करते हैं। उसके लिए हमारे पास आर्किटेक्चर सिस्टम जो है बहुत ही ज़रूरी है कि म्यूचुअल कम्युनिकेशन क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स a common high-level abstraction of the system that most, if not all, the system stakeholder can use as a basic for creating mutual understanding, forming consensus, and communicating with each other. क्या है कि क्यों ज़रूरी है आर्किटेक्चर हमारे लिए, क्योंकि ये म्यूचुअल कम्युनिकेशन करते हैं। जब हम एक हाई लेवल पर अपना सिस्टम जो है वो ड्रॉ करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हाई लेवल लैंग्वेज पर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, ठीक है, तो अगर आप जस्ट एक ड्राइंग ही बना रहे हैं या आप जस्ट एक हवाला ही दे रहे हैं कि मैं इस तरह से करूँगा, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आप अपने आगे रख के बनाते हैं कि मैं इनमें से कौन सा चूज़ करूँ और मुझे कौन सा ज़्यादा जो है वो आसानी देगा, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल है ज़्यादा, ठीक है। अगर आप वहाँ पर उसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो आपको उसमें लेस कॉस्ट लगेगी, ठीक है। आपके पास टाइम भी होगा कि आप उसको अच्छे से दोबारा से रिक्रिएट कर पाएँ, उसमें आपकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए जो सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक बार देख लें, आउटपुट व्यू कर लें उसका, ठीक है, कि बार बार से सिर्फ आप उसको देख लें कि each stakeholder of a software system is concerned with different characteristics of the system that are affected by its architecture. Architecture provides a common language in which different concerns can be expressed, negotiated and resolved. ठीक है, इजहार करते हैं, इनकार करते हैं और फिर जो मुश्किलात आती हैं उनको हल करते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, ठीक है, even for large and complex systems. Without such language, it is difficult to understand large systems sufficiently to make the early decisions that influence both quality and usefulness.
उसके बाद हमारे पास अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द एम्बॉडीमेंट ऑफ द अर्लीस्ट design decision about a system, and these early bindings carry weight far out for highlight. वैसे तो ये इतना ज़रूरी नहीं, बस आपने नेम से याद रखने हैं कि आर्किटेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिज़ाइन डिसीजन, और उसके ऊपर जो हमारे पास एक और पॉइंट था वो है म्यूचुअल कम्युनिकेशन, इसके लिए ज़रूरी है, और नीचे थर्ड पॉइंट एक और है। ठीक है, हमने जो समझना है कि इनका कंसेप्ट है क्या। तो अर्ली डिज़ाइन डिसीजंस कुछ इस तरह से कहा जाता है कि अगर आपने एक घर बनाना है, उसके 4 सतून आपने खड़े कर दिए और बीच में 5वां भी खड़ा कर दिया, कमरे की दीवारें अगर आपने खड़ी कर दी हैं, अचानक से जब आपका माइंड चेंज हुआ है स्ट्रक्चर कुछ और बनाने का, तो क्या होगा, आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको वो दीवारें तोड़नी पड़ेंगी और फिर कहीं जाकर आप नया स्ट्रक्चर जो है उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास जो डिज़ाइन है वो एक कॉपी पे बना लेना चाहिए या 3D 4D, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान हो। ठीक है, जस्ट यही ज़रूरी है, इसमें और कुछ भी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला। आप इसको एक बार रीड करें। ठीक है, कि आपको वो सारा सिस्टम तोड़ना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर आपको दोबारा सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास है रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम। इसमें ये हमारे पास क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एम्बडीज रिलेटिवली स्मॉल इंटेलेक्चुअल graspable model for how the system is structured and how it is component work। इसमें आपका क्या है कि ये जो सिस्टम है इसमें हमारे पास हम देखते हैं कि आपस में स्ट्रक्चर जब हमने बना लिया तो कंपोनेंट्स किस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, ये जो है इट कैन बी अप्लाई टू अदर सिस्टम एग्जिबिटिंग similar requirements and can promote large scale reuse in architectural space development। इसमें हमारे पास क्या है, of a product line, the architecture is in fact the sum of the early design decisions। system तो एक्चुअली रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन फॉर सिस्टम हम पहले देखते हैं कि ये एक ट्रांसफरेबल है, हमारे पास आर्किटेक्चरल सिस्टम, और रीयूजेबल है, उसमें हमारे पास रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टम है। ठीक है, उसमें इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है ताकि हमारा सिस्टम है बहुत अच्छे से बन सके। ठीक है, जब आप एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर को बना लेते हैं, इंट्रैक्शंस उसमें देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ किससे इंटरेक्ट कर रही है, तो उसके बाद मेंटेनेंस पे भी हमारी बात आती है। ठीक है, अब उस मेंटेनेंस में क्या है कि जब भी आपको कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी है या यूज़ करनी है, तो आप कहेंगे कि इस मॉड्यूल में जाओ और उस मॉड्यूल में जो डाटा है वो मेरे पास ले आओ। ठीक है, तो हमारे पास मेंटेनेंस भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी चीज़ है। ठीक है, जो ज़रूरी है वो हमारे पास इसकी मेंटेनेंस है, आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स हैं। पढ़ लेते हैं ये एक बार के फैमिली वाइड डिज़ाइन सोल्यूशन में नॉट बी optimal for all system derived from it, but the quality gained and labor savings realized through the architectural reuse किधर गया, reuse may compensate for the loss of optimally in particular areas. On the other hand, using a family-wide design reduces the risk that a derived system might have an inappropriate architecture. Using a standard design reduce both risk and development cost at the risk of non-optimality। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या है कि आप जो सिस्टम बनाना चाह रहे हो उसको एज आप डॉक्यूमेंटेशन भी करें ताकि आपके लिए बाद में आसानी हो। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में ही आप जो चेंज करना चाहें कर लें, लेकिन जब आपका एक बार डाटा जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन हो गया तो उसमें बाद में चेंजिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है और रिस्क भी मिल सकता है कि आपका हो सकता है सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर बाद में उस तरह काम ना कर जिस तरह आप चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आर्किटेक्चर है वो फंक्शनल भी है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ठीक है, एड्रेस द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस करता है और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस करता है किसके सॉफ्टवेयर सिस्टम को। इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी आ जाता है। ठीक है, क्या क्या है इसमें हमारे पास 5 हमारे पास इसके हैं एट्रीब्यूट्स। कौन से हैं? परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। कुछ यहाँ पर इसके हमारे पास ये लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं इनको। ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस क्या है कि आपका जो
जो सिस्टम है, आपके जो सिस्टम के अंदर सब सिस्टम है, वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने म्यूचुअल कम्युनिकेशन पढ़ा था ना, तो हमने वो देखना कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी उनमें कितनी है कि एक लेयर्ड आर्किटेक्चर कितना क्रिटिकल उसमें कितने क्रिटिकल उसमें एसेट्स हैं। ठीक है, उसको हमने कितना अंदर करके लेयर्स में रखना है, या कितने लेयर्स में हमने अपना डाटा रखना है। सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल हो जिसमें आप अपना डाटा जो है वो रख पाएँ। उसके बाद मेंटेनेबिलिटी, ज़ाहिर सी बात है जब हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी इज़ डायरेक्ट रिलेटेड विद सिंप्लिसिटी। मेंटेनेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग फाइन ग्रेन सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लेना। अच्छा, तो फिर उसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस आ जाता है कि हमारे पास आर्किटेक्चर का डिज़ाइनिंग प्रोसेस क्या है, हम किस तरह से एक सिस्टम को आर्किटेक्चर सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। सिस्टम स्ट्रक्चर, सिस्टम को किस तरह से बनाते हैं। सिस्टम में हमारे पास सब सिस्टम्स भी इंक्लूड होते हैं कि हमने देखना होता है कि वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कंट्रोल मॉडलिंग में हमारे पास क्या है, कंट्रोल मॉडलिंग हमारे पास इस्टेब्लिश करता है, बनाता है अ मॉडल ऑफ द कंट्रोल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, कि वो कंट्रोल्स रिलेशनशिप बनाता है सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स के साथ। उसके बाद मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या है कि इस एक्टिविटी में हमारे पास सब सिस्टम्स को मॉड्यूल्स में डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ लेना इसको, यहाँ तक ही हमारे पास लेक्चर नंबर 22 था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।